अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम के बाद आर्मी चीफ ने भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे हरगिज नहीं देगा। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं अब हसास फैसले सियासी सतह पर तय हुए हैं जिनके नताइज भी अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल, वजीर आजम के बाद आर्मी चीफ ने भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे हरगिज नहीं देगा। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि अब हसास और अहम फैसले सियासी सतह पर तय हुए हैं जिनके नताइज भी अच्छे निकलेंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अड्डों से मुताल्लिक हुकूमती फैसले पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए कोशा है। मजीद सुनते हैं। खासी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि हुकूमत तो अमेरिका को अड्डे नहीं देना चाहती, गालिबन आर्मी देना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलतफहमी थी जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब लोगों ने पूछा तो मेरा ये मीडिया के लोगों ने बाद में जब सवाल किए तो उस पर उन्होंने जवाब भी दिया। जब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत से पूछो तो मकसद कहने का ये था कि जो फैसला हुकूमत करती है वही फैसला है और उसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने वजाहत भी साथ कर दी, कह दिया कि अड्डे नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि कंसेंसस है और हमारा ये कौमी फैसला है। जहाँ जंग चल रही होगी और आग लगी होगी, जब एक जगह पे आग लगी हो तो आसपास भी तो आग के शोले पहुंचती हैं। सो देयरफॉर पाकिस्तान इज वर्किंग फॉर पीस। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में DGISI ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसके अलावा कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर अपोजिशन के दिलचस्प तबसरे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, पुरसुकून माहौल था, आ जाते तो अच्छा था। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम पसंद नहीं तो वज़ीर आज़म दरमियान में पर्दा लगाकर शिरकत कर लेते। स्पीकर असद कैसर का कहना था कि खदशा था इमरान खान के आने से अपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर कौमी सलामती की मीटिंग, अस्करी क़यादत की सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बार भी कौमी सलामती की मीटिंग से गैर हाजिर रहे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने दिलचस्प तबसरा किया। दरम्यान में कोई पर्दा लगा लें, कोई किसी कोने में जा बैठे, मगर उस डिस्कशन में शिरकत तो करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तंज कर डाला। अच्छी बात होती है प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो रिपोर्ट की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। दो हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, जैसे बड़ी यकजहती क्या होगी? किसी ने किसी को किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं निकाली। स्पीकर साहब भी आराम से बैठे हुए हैं, हाउस रूल के मुताबिक चल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास में वजीर आजम की अदम शिरकत का मलबा ऑपोजिशन पर ही डाल दिया। कहते हैं वजीर आजम इजलास में शरीक होना चाहते थे लेकिन ऑपोजिशन की वजह से नहीं आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ऑफिस को इत्तलात थी कि इमरान खान आए तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी। स्पीकर असद कैसर के मुताबिक वजीर आजम मुल्क की सिक्योरिटी के मामले को सियासी नहीं बनाना चाहते। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास की मजीद तफसीलात सामने आ गई। अपोजिशन रहनुमा ने इजलास के दौरान कहा कि अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला नया नहीं बल्कि 2012 में हुआ था। शुरका ने इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना और सबको मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में मजीद? जी फवाद, बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हैं मजीद। एक तो जो अड्डे देने की बात है, इसमें पहले तो अपोजिशन जो रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा है कि ये मामला नया नहीं है, आजकल इसका क्रेडिट लिया जा रहा है। ये 2012 में एक पॉलिसी तय हुई थी जिसमें सारी क़यादत उस वक्त की जो थी उन्होंने मीटिंग करके ये तय किया था कि अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड पॉलिसी होगी, यानी सोल्यूशन जो भी होगा अफगानिस्तान का वो अफगानिस्तान की जो क़यादत है और उनकी मर्जी से होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। वहाँ पर ही ये तय हुआ था कि कोई अड्डे इस तरह के ना दिए जाएंगे, ना ही किसी के खिलाफ इस्तेमाल हम होंगे। तो ये बात हुई। तो इसमें कुछ जो सियासी रहनुमा हैं उनका ये भी दावा है कि
کچھ یعنی اڈے دینے کی جو باتیں ابھی دوبارہ شروع ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی ایسی سیریس کوئی بات آئی بھی نہیں سامنے کہ آیا کہ اڈے مانگے بھی ہیں یا کسی نے نہیں مانگے۔ اس پر کچھ سیاسی قائدین ہیں، انہوں نے میٹنگ میں دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے اس میں وہ ہے کہ جو متاثرین آئیں گے ممکنہ طور پر، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ کوئی خون ریزی زیادہ ہوگی تو پھر دوبارہ مہاجرین کا بوجھ جو ہے پہلے بھی پاکستان پر پڑا تھا اور اب بھی پڑے گا، تو اس پر سیاسی قائدین نے کہا کہ ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ دنیا کو بھی باور کروانا ہے کہ یہ انہی کی وجہ سے یہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان اٹھاتا ہے اور اس ذمہ داری میں وہ بھی شریک ہوں، ہم اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں بن سکتے۔ تیسری اس میں یہ جو ہے کشمیر اور بھارت اور اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس پر بریفنگ ابھی ہونی ہے، اس پر بریفنگ ہونی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کی سب سے بڑی جنگ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ویران ہو گیا ہے۔ فوجی کابل کا بگرام ایئر بیس خالی کر گئے ہیں۔ اڈے کی افغان فورسز کو منتقلی پر کوئی تقریب ہوئی، نہ ہی کسی نے الوداع کہا، جسے امریکی ٹی وی CNN نے طالبان کی علامتی فتح بھی قرار دے دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے کراچی اور بختاور بھٹو خاوند کے ہمراہ دبئی سے کراچی پہنچ گئی ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہدایت پر نجی اسپتال میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے سائنس سرکار کے کرپشن کی داستان بیان کر دی۔ حیدرآباد میں نیوز کانفرنس میں کہا آبادگاروں کے لیے رکھی گئی 2 ارب کی سبسڈی اومنی گروپ کو دے دی گئی۔ روشن سندھ پروگرام کے نام پر سندھ میں اندھیرا کر دیا۔ حلیم عادل نے وزیر اعلیٰ کے خلاف جلد ریفرنس آنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ 2 ارب کی سبسڈی گنے کے آبادگاروں کے لیے دی گئی اومنی کو۔ ٹریکٹر کی سبسڈی 15,000 ٹریکٹر ہاریوں کو دینے، 2 لاکھ کے چھوٹے میں سبسڈی دینی ہے، 3 لاکھ کی بڑے میں سبسڈی دینی ہے۔ ٹریکٹر بیچ دی جاتے ہیں پنجاب میں، راشن کے نام پہ شناختی کارڈ کٹھے کیے جاتے ہیں۔ ہاری سے بلایا لوگوں کو کہ جی راشن بانٹ رہے ہیں، شناختی کارڈ کٹھے کیے، اس پہ ٹریکٹر ایشو کیا، پنجاب میں بکوا دیے۔ اس کا ریفرنس بن رہا ہے چیف منسٹر صاحب کے خلاف، سبسڈی کا ریفرنس بن رہا ہے چیف منسٹر صاحب کے خلاف۔ ٹھٹا شوگر مل 23 کروڑ قیمت رکھی جاتی ہے، 24 کروڑ کی آفر آتی ہے، 11 کروڑ میں دے دی جاتی ہے۔ روشن سندھ پروگرام کے نام پہ سندھ کو اندھیرا دے دیا گیا۔ 300 روزانہ زیادہ ریٹ کے اوپر سولر لیے گئے، اس کے بھی ریفرنس بن رہے ہیں۔ 8,900 ارب روپے سندھ میں آیا پچھلے 13 سال، 1427 ارب روپے کرپشن ہو گئی۔ آڈیٹر جنرل کہتا ہے ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوا صرف کتنا، 1650 ارب۔ 1650 میں سے 40% کرپشن ہو گئی۔ 2000 ارب کی کرپشن سندھ میں ہوئی ہے۔ 13 سال سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹھیکے پہ ایک شخص کو دے دیا، دودھ والا سنار بن گیا۔ 1400 ارب کے بجٹ پر اپوزیشن لیڈر اپنی رائے نہ دے سکے، ہٹ میں گیا بجٹ ایسا۔ جب تک زندہ ہوں، جب تک سانس میں سانس ہے، حق کی بات کرتا رہوں گا، سچ کی بات کرتا رہوں گا۔ کراچی میں نابینا افراد کا فوارہ چوک پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کی رکاوٹیں ہٹا کر اسمبلی کی جانب جانے کی کوشش، پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے حذیفہ خان سے۔ جی حذیفہ، اپڈیٹ کیجیے۔ کراچی میں نابینا افراد کا فوارہ چوک پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کی رکاوٹیں ہٹا کر اسمبلی کی جانب جانے کی کوششیں ہیں اور پولیس نے ان مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ سما کی اسکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے ان مظاہرین کو روکا جا رہا ہے۔ ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے جانتے ہیں حذیفہ خان سے۔ جی حذیفہ، اپڈیٹ کیجیے، ابھی کیا صورتحال ہے، مظاہرین کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس وقت فوارہ چوک کے قریب نابینا افراد کا جو ہے احتجاجی دھرنا جاری ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ اسمبلی جانے بغیر نہیں رکیں گے۔ تعلیمی اسناد بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں آگے جانے کی، جس کے بعد جھڑپیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کی جانب سے جب ہاتھا پائی اور مکے بھی دیکھنے میں آئے، کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ زخمی بھی ہو گئے نابینا افراد، اور اب ان کو ایمبولینس کے ذریعے جو ہے وہ اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن جو باقی مظاہرین ہیں وہ اٹل ہیں کہ جب تک ان سے کوئی حکومتی نمائندہ آگے یہاں پہ نہیں ملے گا یا ان کو صدر اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا، تب تک وہ اس احتجاج کو ختم نہیں کریں گے اور وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ جبکہ ان کا کہنا ہے کہ 5% کوٹا جو ہے وہ نابینا افراد کا ہوتا ہے،
जिस पर उनको मुलाजमतें दिए जाएं, उनके पास तालीमी असनाद मौजूद है और तमाम तर सलाहियतें उनके पास मौजूद है, फिर भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत जब तक इस पर नजरसानी नहीं करेगी वो अपना एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। तो हुज़ैफा ये बताइएगा कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया या इससे पहले इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए किसी ने इनसे राब्ता नहीं किया? नहीं, सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं और 5 दिन से धरना जारी है। इन तमाम मुजाहिरीन का यही कहना है कि हमसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने ना ही राब्ता किया है, ना ही वो यहाँ पर आके उन्होंने मुलाकात की है, जबकि पुलिस उनको कभी प्रेस क्लब तक ले जाती है, कभी सेक्रेटेरिएट तक ले जाती है। कोई हुकूमती नुमाइंदा ना इनसे बराह रास्त मिल रहा है, ना ही किसी मुशीर को, ना ही अपने किसी पीए को यहाँ तक भेज रहा है कि वो आके इनसे बात करे और इनके मुतालबात सुने और हल करे। अभी तक ये लोग यही मौजूद है, उनका यही कहना है कि जब तक कोई नुमाइंदा नहीं आएगा या हमें वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कोई बात करने के लिए नहीं आएगा हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया हुज़ैफा। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में कमी और केसेस में इजाफा देखा गया है। एक दिन में मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,345 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। 1,277 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई। अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान भेज दी है। मॉडर्ना वैक्सीन के 2.5 लाख डोजेज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए हैं। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम की जानें बचाने और बहरान पर काबू पाने में मदद देगी। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए अमरीका ने मॉडर्ना वैक्सीन दोबारा से भेजी है। मॉडर्ना वैक्सीन के 2.5 लाख डोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए हैं। अमरीकी सफारतखाने का ये कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम की जानें बचाने और बहरान पर काबू पाने में मदद देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। कहते हैं ये इस बात का सबूत है कि मुल्की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि FBR ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स मुहासिल का हदफ हासिल किया। ये टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। FBR की कारकर्दगी से साबित हो गया कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 2020-21 में 18% इजाफे के साथ मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा बरामदात का हदफ हासिल हो गया है। अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स हैं। आइंदा बरसों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का अहम सुतून होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का बेश कीमत असासा हैं। बैरून मुल्क से भेजी गई तरसीलात ज़र का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफे से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी ख़ानदानों को सहूलियात और मुराद देने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि तरसीलात ज़र के ज़िम्न मज़ीद मुराद फराहम करने पर गौर किया जाए। ज़र मुबादला और दीगर मुआशी ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी की जाए। महंगाई के थपेड़े गुज़श्ता माली साल के आखिरी महीने भी जारी रहे, लेकिन कम शिद्दत के साथ। जून में अंडे, सब्जियां, गोश्त, गंदम, गुड़, घी और दाल मसूर के दाम बढ़ गए। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। जून में महंगाई मामूली कमी के साथ 3 माह बाद सिंगल डिजिट पर आ गई। मई में जो शरह 10.9% थी, जून में वो 9.7% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर की कीमत 29%, प्याज की 15%, अंडों की 4.37% और सब्जियों की कीमत 3.11% बढ़ गई। जबकि गोश्त, गुड़, घी, गंदम और दाल मसूर भी महंगी हुई। अलबत्ता चिकन 36.86% और फल 20% सस्ते हुए। दाल, मूंग, चना और माश की कीमतें 2 से 6% तक कम हुई। सालाना मवाजना किया जाए तो 2019-20 के मुकाबले में माली साल 2020-21 आवाम पर भारी गुजरा। एक साल में गाड़ियों का ईंधन 40.48% महंगा हुआ, बिजली के निर्ख 21% चढ़ गए, अंडे 33%, घी और मसाले 24%, कुकिंग ऑयल 22%, चीनी 21.5% महंगी हो गई। जबकि टमाटर के भाव 20%, गंदम के 19%, गोश्त के 16% और दूध के दाम 14%। अब जिक्र करते हैं वादी कुमराट का, जहां कुदरत गले मिलती है। ऐसी ही हसीन वादी का खूबसूरत मकाम है बाटगोई और दश्ते लैला। 10,800 फीट की बुलंदी पर सरसब्ज मैदान,
चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़ी चोटियां सयाहों को दावत नजारा देती हैं। साथी एंकर मोहम्मद शुएब आपको इस हसीन वादी की सैर करा रहे हैं। बटागोई टॉप, यहाँ पर लगे हैं कैंप्स, हो रही है यालाबारी, बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं, कभी पड़ते हैं कभी रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ वही आए जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं मौसम को और सख्ती को। चुके पहुँचना तो मुश्किल है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। फाइनली बटागोई टॉप पर पहुंच चुके हैं हम। ऑक्सीजन लेवल्स लो, सांस फूल रहा है, दरख्त कम है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत प्यारा मौसम है। जहाँ पर निगाह दौड़ाएं वहाँ पर बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ हमें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत सिलसिला, ऊपर लेकर चलते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, चूँकि जो भी यहाँ पर आता है एहतियात के साथ इस पॉइंट पर ज़रूर आता है क्योंकि यहाँ से नज़ारा है बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। मेरा प्यारा केपी, मेरा प्यारा ये इलाका जहाँ पे हर तरफ जहाँ निगाह पड़ रही है, बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और मैं लेफ़्ट साइड ऊपर आके बल्कि आपको दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं दश्ते लैला। दश्त ऐसी जगह जहाँ जरा सा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। अब इस तरफ को देखिए, वो पहाड़ी सिलसिला, बर्फ से अटी चोटी, और अभी हम जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास की कहानी। अपोजिशन रहनुमा ने पूछा, पाकिस्तान के अड्डे अपने मकासद के लिए कौन मांग रहा है? अस्करी क़यादत ने जवाब दिया, किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर हवाई अड्डे नहीं मांगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम, अपडेट कीजिए, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सब बड़ा अहम पॉइंट जो है वो पता चला है कि कल जो मीटिंग हुई कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी गई अफगानिस्तान पर, तो उस पर अपोजिशन के कुछ रहनुमा थे जिन्होंने ये सवाल उठाया। जब हवाई अड्डे देने की बात हो रही थी तो ये पूछा गया कि आपसे किसने बाज़ाब्ता तौर पर हवाई अड्डे मांगे हैं, तो जवाब ये आया कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने हवाई अड्डे पाकिस्तान के नहीं मांगे और दिए भी नहीं जा रहे। किसी को हवाई अड्डे दिए भी नहीं जाएंगे, लेकिन किसी ने मांगे भी नहीं। ये अहम पॉइंट है। और इसी के साथ फिर आगे अपोजिशन की जानिब से कहा गया, ये दावा किया गया कि 2012 में ये तय हो गया था कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल किसी को करने नहीं देंगे, किसी को अड्डे नहीं देंगे। ये उसी के साथ जुड़ी ये अहम तरीन स्टोरी है, अहम तरीन बात है कि हवाई अड्डे बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक किसी ने नहीं मांगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम। लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एक बार फिर अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत में दिए गए बयान में कहा कि मैंने कभी इकबाली बयान नहीं दिया। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इकबाली बयान सामने आया था उज़ैर जान बलोच का, जिसमें उसने बड़े बड़े इंकशाफात किए थे, अब वो उस बयान को ओन नहीं कर रहा। जी फवाद, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं साउथ के इमरान इमाम जैदी, उन्होंने ये जो दफ़ा 164 के तहत उज़ैर बलोच का इकबाली बयान रिकॉर्ड किया था, उसकी कॉपी अदालत में पेश की थी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस इकबाली बयान में उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी क़यादत के साथ गठजोड़ और तमाम तर जराइम का एतराफ़ किया था और दहशतगर्दी, कत्ल, भत्ताखोरी, जासूसी, इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं इन सब का एतराफ़ किया था। आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से अदालत में सवाल हुआ तो उज़ैर बलोच ने न सिर्फ इनकार किया उस बयान से, बल्कि ये कहा कि जो मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए अदालत में। और मैं आपको बहुत गारंटी देता हूं कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को कसम देकर ये पूछा जाए कि मैंने ये इकबाली बयान दिया है या नहीं, तो वो ज़रूर आपको सच बताएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। नाले पर कायम तजावुजात टूटना शुरू हो गए। न्यू कराची अल्लाहवाली के स्टॉप पर कार्रवाई का आगाज हो गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। न्यू कराची 4K चौरंगी से अल्लाहवाला स्टॉप तक बरसाती नाले पर कायम दुकानों और मकानात के खिलाफ KMC इंसदाद तजावुजात अमले ने तामीरात गिराना शुरू कर दी।
मुतासरा लोग मुतबादिल का मुतालबा करने लगे। मेरी दुकान थी और मकान भी था, दोनों मुतासर हुए। पहले तो बताया था कि यहाँ पे नाला निकलेगा, घर का नहीं बताया था। घर का अचानक आके इन्होंने निशान लगाए, बिल्कुल कुछ बोल कर भी नहीं गए हमें, तो फिर भी तोड़कर चले गए। दूसरी जानिब जिन दुकानों की बारी आने वाली है उनके दुकानदार भी परेशान नजर आए। वो लोग आए इतनी इमरजेंसी में, वो खाली नोटिस देकर नाम लिया, मोबाइल नंबर लिखा उन लोगों ने और चले गए। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नालों पर कायम तमाम तजावुजात को नोटिस देकर मुस्मार किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया है। सूबे के 20,000 पेश इमामों को 3 महीने की यकमुश्त एजाजिया रकम जारी कर दी। इक़दाम से उलमा इकराम कितने खुश हैं, राब्ता करते हैं नुमाइंदा रहम यूसुफजई से, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ खतीब तैयब कुरैशी के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उलमा कराम और आइमा मसाजिद के साथ किया गया एक और वादा पूरा कर लिया, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर उलमा कराम और पेश इमाम के लिए 3 महीनों की यकमुश्त एजाजिया जो है वो जारी कर दिया है। 62 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मौजू पर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ खतीब और मस्जिद महबत खान के मुहतमिम जनाब तैयब कुरैशी साहब। इससे बात करेंगे कि क्या समझते हैं कितना अच्छा इक़दाम है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं इस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तैयब कुरैशी साहब। माहाना इस पे 22 करोड़ आएगा, जबकि सालाना इसके लिए 2.5 अरब से ज़ायद रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, और कल इसके लिए जो 3 महीनों की यकमुश्त जो एजाज़ है वो भी जारी कर दिया गया है। जी